नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव पालीवाल और आज मैं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नरेटर ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के अंदर जो लेवल 2 के विद्यार्थी जिनके सामाजिक विज्ञान है, उसमें इकोनॉमिक्स वाली सीरीज में हमने जो है कुछ एक टॉपिक्स निपटा लिए थे। जैसे हमारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक हमने पढ़ लिए थे। औपनिवेशिक काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी और उसके बाद हमने नया टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था हमारा LPG, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्यों हमने इस मॉडल को हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर लागू किया, तो हमने उसके लिए जो है 3 प्रमुख कारणों को जाना था। कि एक, हमने जाना था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि उसके अंदर जो है राजकोषीय घाटा जो है वो अत्यधिक बढ़ चुका था। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वो केवल 15 दिनों का ही शेष बचा था। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि भारत में जो मुद्रा स्फीति की दर है वो अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ती चली जा रही थी। उस क्रम में क्या था कि तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो विश्व बैंक के पास जाते हैं। $7 बिलियन का ऋण जो है भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन जो विश्व बैंक है वो उस लोन के साथ साथ हमारे ऊपर जो है कुछ एक शर्तें भी लागू करता है, जिन्हें जो है हम उपायों के रूप में अंदर जो है पढ़ते हैं। हमने जाना था कि कुछ एक अल्पकालीन उपाय उन्होंने बताया, कुछ एक उन्होंने दीर्घकालीन उपाय बताए। अल्पकालीन उपायों के अंदर उन्होंने बताया कि आपकी जो बढ़ती हुई महंगाई की दर है इसको आप एक तो कम करिए, और दूसरा जो आपका ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है इसके अंदर कुछ एक तकनीकी खामियां हैं, इनको आप दूर कर लीजिए। दूसरी बात उन्होंने जो हमें सुझाई वो चीज हमारी कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कुछ एक संरचनात्मक और ढांचात्मक सुधार भी लेकर के आएंगे, जिन्हें जो है फेमस रूप से हम क्या बोल देते हैं, LP और G, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। ठीक बात है। उदारीकरण को जो है हमने जानने का प्रयास कर लिया था। सरकार का जो उस समय रवैया हुआ करता था 1990 से पहले, वो निजी क्षेत्र के लिए जो है वो प्रतिबंधात्मक स्वरूप का हुआ करता था। सरकार ने जो है जगह जगह पर क्या थी, अपनी कंडीशंस को अप्लाई किया हुआ था। एक जटिल अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाया हुआ था। तो उसके बाद में हमने इसको क्रम में पढ़ा था कि जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो है जैसे लाइसेंसिंग व्यवस्था उन्होंने लागू कर रखी थी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, और जो लघु तथा कुटीर उद्योग है उनके लिए उद्योगों को जो है वो आरक्षित रखा हुआ था। उसके बाद हम वित्तीय क्षेत्र पढ़ा। वित्तीय क्षेत्र के अंदर हमने देखा था कि जो RBI है, RBI के द्वारा जो है पूरे वित्तीय क्षेत्र को रेगुलेट किया जाता है। हमने पढ़ा था एम नरसिम्हन समिति को पढ़ा था। एम नरसिम्हन समिति ने हमें कुछ एक सुझाव बताए थे कि साहब जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सशक्त बैंक है उनको एकीकरण कर दिया जाए, जो कमजोर बैंक है उनको अर्थव्यवस्था से गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए। 8 से 10 जो है राष्ट्रीय बैंकों को बनाया जाना चाहिए। 2 से 3 बैंक ऐसे होने चाहिए जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किसके साथ जोड़ें, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ें, है ना। इस क्रम में फिर हमने देखा था कि जैसे क्या चीजें थी, विदेशी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उनके लिए भी जो है मार्ग क्या हो गए थे, प्रशस्त हो गए थे। उसके बाद हमने देखा कर व्यवस्था को हमने जान लिया था कि किस प्रकार जो आपके इनकम टैक्स आयकर होता है, निगम कर जो होता है, उसके अंदर सुधार लेकर के आए। जो अप्रत्यक्ष कर था उसके अंदर जो है GST को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हमने देखा था विदेशी विनिमय को देखा था कि जब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या किया था, रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया था, है ना। अब जो है जो विनिमय की दर थी वो किनके आधार पर, जो बाजार की शक्तियां हैं, मांग तथा आपूर्ति है, उनके आधार पर निर्धारित होने लगी थी। व्यापार एवं निवेश नीति के अंदर भी हमने देखा था कि जो परिमाणात्मक प्रतिबंध थे उनको बंद कर दिया गया था। जो प्रशुल्कों की जो दर थी उनको काफी हद तक कम कर दिया गया था। एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट किया गया था। अप्रैल 2001 में जो है हमने जो कृषिगत जो क्षेत्र था उसके अंदर से भी जो है जो परिमाणात्मक प्रतिबंध थे उनको हटा लिया था। तो इस प्रकार हमने क्या था, उदारीकरण तक जो है चर्चा पिछले वीडियो के अंदर कर ली थी। अब हम लोग जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा निजीकरण हो जाता है, एक वैश्वीकरण हो जाता है, और एक LPG को भारत में लागू करने के पश्चात भारत में कौन कौन सी सकारात्मक चीजें हुई, कौन कौन सी नकारात्मक चीजें हुई, इनके ऊपर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो साथियों, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है P फॉर हो जाता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम बोल देते हैं निजीकरण। निजीकरण क्या होता है साथियों, जब कभी कोई एक सार्वजनिक उद्यम जो कि सरकार के द्वारा अभी तक जो है चलाया जा रहा था, उसको क्या कर दिया जाना, निजी क्षेत्र को जो है वो सौंप दिया जाना। वही चीज, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निजीकरण कहलाती है। कोई भी एक सार्वजनिक उद्यम था, उसको किसको सौंप दिया हमने, जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट जो क्षेत्र है उसको हमने सौंप दिया। निजीकरण जो है वो, निजीकरण करने के 2 जो है फेमस पैटर्न होते हैं, जो पद्धतियां होती हैं, 2 प्रमुख जो है पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी, एक तो जो है सरकार क्या कर दे कि ओनरशिप और मैनेजमेंट इनका ट्रांसफर कर दे। मतलब कि क्या कर दे, एक तो स्वामित्व दे दे, या एक क्या कर दे, प्रबंधन दे दे कि साहब अब आप इसका संचालन करो, और जो कोई लाभ हो, लाभ में क्या कर लेना, हमें भी जो है वो हिस्सा दे देना। ठीक बात है कि अब संचालन आप करो, प्रबंधन आप करो, हमें तो क्या कर लेना, लाभ में हिस्सा दे देना।
ठीक है। और एक चीज क्या होती है, सरकार जब उस सार्वजनिक उपक्रम को पूर्ण रूप से किसको दे दे, निजी क्षेत्र को सौंप दे, ठीक है, मतलब क्या कर ले, पूर्णतः विक्रय कर दे, पूर्णतः क्या कर ले, उस चीज का विक्रय कर दे, ठीक है। तो दो तरीके से क्या है, निजीकरण जो है वो किया जाता है, कि एक तो ये हो जाता है कि हमने क्या स्वामित्व तथा प्रबंधन दे दिया और लाभ में हिस्सा जो है सरकार को अभी भी मिलता रहता है, और इसमें क्या हो जाता है, पूर्णतः एक में क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः विक्रय कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस क्रम में क्या हो जाती है, एक चीज आ जाती है, विदेशी निवेश के नाम से विनिवेश के नाम से जो है एक अवधारणा आती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी जो है वो बोल देते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है साथियों, जब कोई किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के समतांशों को जनता को विक्रय किया जाता है, जनता को क्या दिया जाता है, समतांशों का जो है विक्रय किया जाता है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, विनिवेश नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से निजीकरण का ये एक स्वरूप होता है, ठीक है। अब उद्देश्य, उद्देश्य किस चीज के, निजीकरण को जो है वो लागू करने के उद्देश्य जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, कोई सरकार किसी भी एक उद्योग का या उद्यम का निजीकरण क्यों करती है, वो इसलिए करती है कि या तो जो है सरकार उसका प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, या फिर हमने बात करी लाभ के हिस्से की, जो पर्याप्त मात्रा में जितना लाभ सरकार को उसके माध्यम से होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक बात है। सरकार जो है जितनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है, जितनी परिसंचालन की गतिविधियां होती हैं, उनको जो है वो क्या बोलते हैं, दक्षता के साथ में पूरा जो है वो नहीं कर पा रही है, उसका जो है प्रभावी रूप से संचालन जो है वो नहीं कर पा रही है, तो क्या करती है सरकार, निजीकरण को बढ़ावा देती है, ठीक है। दूसरी बात क्या चीज हो जाती है कि सरकार मान करके चलिए कार बना रही है, जैसे क्या थी 1980s के आसपास जो है मारुति सुजुकी, वो किसका उद्यम हुआ करती थी, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम हुआ करती थी, सरकार के द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता था, मारुति सुजुकी का। अब मारुति सुजुकी कंपनी काम कर रही है, और हम एक बात कर लेते हैं अशोक लीलैंड की, या बात कर लेते हैं चलो हिंदुस्तान मोटर्स की। इन दोनों का काम क्या है, कार बनाना, लेकिन मान करके चलिए हिंदुस्तान मोटर्स तो जो है निजी क्षेत्र की है, और ये कौन सी है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। इसके साथ में कंपटीशन में पर्याप्त रूप से बना रहा जाए, ये जो है क्या कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन लेकर के आ रहा है, आधुनिक जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको जो है अपने उत्पादों के अंदर जो है वो देता जा रहा है। मतलब एक कार बनाता है तो क्या करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को जो है ये किसके अंदर लेकर के आ रहा है, अपने उत्पादों के अंदर लेके आ रहा है, लेकिन सरकार के पास में संचालन के लिए पूर्ण रूप से मान के चलिए पैसा नहीं है, ठीक है। उसकी जो हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं उनके लिए सरकार के पास में पर्याप्त रूप से पैसा नहीं है, तो मॉडर्नाइजेशन को जो है सरकार कहां से लेकर के आएगी, सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लस जो एफडीआई होता है, जिसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, एफडीआई की, जो विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर क्या होता है, काफी हद तक सीमित हो जाता है, ठीक है। इसलिए भी क्या किया जाता है, निजी क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो विदेशी निवेश को भी जो है प्रोत्साहित करने के लिए क्या काम करते हैं, हम निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, ठीक बात है। ये तो हमने क्या कर लिया, विदेशी लोगों की पूंजी ले ली। हम जो है क्या कर सकते हैं कि जो देशी मतलब स्वदेशी लोग हैं उनकी भी पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी जो निष्पत्ति है उसके अंदर सुधार ला सकते हैं। हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के अंदर भी जो है सुधार ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या किया जाता है साथियों, निजीकरण जो है वो किया जाता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या हम ये जो निजीकरण है या ये जो स्वामित्व है, क्या ये हम केवल निजी क्षेत्र को ही सौंप दें, तो हम बोलते हैं जी नहीं। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे उपक्रम जो कि सरकारी हैं, सार्वजनिक हैं, और क्या कर रहे हैं, एक अच्छा लाभांश जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं, एक अच्छा खासा लाभांश जो है वो कमा पा रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उनका भी जो है क्या कर लेते हैं, फर्दर सेग्रीगेशन कर देते हैं, उनको भी हम क्या कर देते हैं, श्रेणी में जो है वो बांट देते हैं, ताकि वो क्या कर सके कि ऐसे उपक्रम जो कि सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, उनका ओनरशिप या जो मैनेजमेंट है उसको हस्तांतरित कर सके। तो उस क्रम में क्या किया गया साथियों, 1997 में तो जो है आपकी जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको श्रेणीगत किया गया, अर्थात नवरत्न कंपनियां जो है वो बनाई गई। कितनी बनाई गई, 9 बनाई गई। और ये जो नवरत्न कंपनियां थी 1000 करोड़ रुपए तक, कितना,
1000 करोड़ रुपए तक का जो है निवेश किसके अंदर कर सकती थी, किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अंतर्गत कर सकती थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो जाती है नवरत्न कंपनियां, ये 13 के आसपास है ना, 13 जो है नवरत्न कंपनियां वर्तमान में भारत में है। कब किया गया था ये, 1997 में। उसके बाद देखिए 2009 में महारत्न कंपनियां बनाई गई, और कितनी बनाई गई, 11 बनाई गई। और हाल ही में जो है एक 12वीं महारत्न कंपनी जो बनी है वो हो जाती है REC। कब बनी है, वर्ष 2022 में। REC कौन सी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। कब बनी है ये, 2022 में बनी है। तो ये जो महारत्न कंपनियां जो कि 2009 में कितनी बनाई गई थी, 11 बनाई गई थी, इनको 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की जो है वो स्वायत्ताएं सरकार के द्वारा प्रदान करी गई है। ठीक बात है, तो उम्मीद है ये चीज आपको ठीक तरीके से निजीकरण जो है यहां पे समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की, कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या हो जाता है। साथियों, जब किसी भी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ा जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ा जाता है, तो यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। अर्थात क्या बोला मैंने, मान लीजिए ये पूरी की पूरी विश्व है, और विश्व में क्या है, ये हमारा छोटा सा देश है, लेकिन इस देश ने क्या रखा, अपनी बाउंड्रीज को क्लोज कर रखा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है कि आपको ये जो बाउंड्रीज हैं इनको तो जो है वो क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और परस्पर एक दूसरे के ऊपर क्या रखनी पड़ेगी, निर्भरता भी रखनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा कि जो आपका एकीकरण है उसको भी जो है बढ़ावा देना पड़ेगा। अर्थात आप क्या करें कि जो कोई उत्पाद या सेवा आपके पास में अच्छी है उसको तो क्या करो, आप विश्व में पहुंचाओ, और जो विश्व में अच्छा है, जिसकी भारत को आवश्यकता है, उसको क्या करो, भारत में आने दो। इससे क्या होगा कि जो प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है वो और ज्यादा बढ़ेगा, जो ग्लोबल ट्रेड है, जो वैश्विक व्यापार वाणिज्य है, उसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं इजाफा होगा। ठीक बात है, तो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना सा होता है। इसके अंदर एक टर्म आ जाती है बाह्य प्रापण, जिसको हम बोल देते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या चीज होती है साथियों, कुछ क्या होती है, वैश्विक स्तर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से जानते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से जानते हैं, ये क्या करती हैं कि सस्ते लेबर तथा सस्ती संसाधनों के तलाश में क्या करती हैं, छोटे छोटे देशों में जाती हैं, जैसे विकासशील जो देश हैं उनके अंतर्गत जाती हैं, और जाकर क्या करती है, कुछ से कार्यों को अपना क्या करती है, हस्तांतरण या जो कार्यों का संचालन है वो उन देशों की जो कंपनीज हैं उनको क्या कर देती हैं, हैंडओवर कर देती हैं। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जैसे आपने जो है कानूनी सलाह का नाम सुना होगा, आपने सुरक्षा का नाम सुना होगा, है ना, या व्यापार के बाद में क्या किया जाता है, फीडबैक का काम जो किया जाता है, ताकि जो आपके कस्टमर बन चुके हैं उनको क्या किया जा सके, आफ्टर सेल्स जो है सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो उन कामों के लिए क्या किया जाता है कि आउटसोर्सिंग कंपनीज को जो है वो काम हैंडओवर कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जेनपैक्ट का, आपने नाम सुना होगा विप्रो का, आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस का। ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं भारत में क्या करती हैं, एक आउटसोर्सिंग कंपनीज के रूप में जो है काम करती हैं। इसके अलावा जैसे एक TCS हो जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि मोबाइल में जब कोई मान के चलिए कि आज से हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, आपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया, बैलेंस जो एकदम से उड़ गया, ठीक है, या आपके फोन लॉक हो जाता है आपसे, और आपका फोन जो है क्या मांग रहा है, कोड मांग रहा है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फोन करते हैं। वो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, वो क्या चीज हो जाती है, बाह्य प्रापण हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ये चीज क्या करते हैं कि जो जेनपैक्ट है, विप्रो है और जो इन्फोसिस है, ये क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल के इनके पास में कस्टमर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको जो है सर्विसेज रेंडर करने का काम करते हैं, उनको जो है सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक बात है, तो उम्मीद है ये बाह्य प्रापण क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग आफ्टर एलपीजी जो है, एलपीजी सुधारों को लागू करने के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 से पहले क्या था कि कृषि क्षेत्र जो था उसका सर्वाधिक योगदान जो है वो हुआ करता था।
धीरे धीरे करके वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कृषि का जो योगदान है वो तो क्या होता गया, धीरे धीरे करके जो है वो कम होता गया। जबकि सबसे ज्यादा जो वृद्धि जिसके अंदर हमने देखी, तो हमने क्या करा, अभी जैसे भाई प्रापण देखा तो एक तरह से क्या है, सेवा क्षेत्र है, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है सेवा क्षेत्र के अंदर जो है वो बूम देखने को मिलता है। ठीक है, जितना देश की जीडीपी ने वृद्धि करी है उतना उस अनुपात के अंदर जो है वो रोजगारों में वृद्धि हमें देखने को नहीं मिली है। हमने बात करी थी यहां पर जो है फॉरेक्स रिजर्व की हमने बात करी थी, है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व की हमने जब बात करी थी, विदेशी जो मुद्रा का भंडार है उसकी हमने बात करी थी, तो 1990-91 में हमारे पास में केवल 6 बिलियन डॉलर का जो है हमारे पास में क्या था, जो हम ऋण लेकर के आए थे, तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या था, फॉरेक्स का रिजर्व जो है वो हुआ करता था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 500 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जो है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो जा चुका है। अब हम टॉप 10 में हम 7वें रैंक पे आते हैं फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने की हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एफडीआई की, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, विदेशों से जो निवेश प्राप्त होता है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो हमें 90-91 तक जो है 100 मिलियन डॉलर का जो है विदेश प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है वो प्राप्त हुआ करता था। आज अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2022 में हमें जो है 82.8 बिलियन डॉलर का जो है एफडीआई जो है वो प्राप्त होता है। अर्थात हम देखते हैं तो आफ्टर एलपीजी जो है काफी गुना वृद्धि जो है इन चीजों के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे विनिर्माण का जो क्षेत्र है, चाहे हम वाहनों को बना रहे हैं, वाहनों के कल पुर्जे बना रहे हैं, हम जो क्या नाम से वस्त्र उद्योग वगैरह में जो है, इनके अंदर भी हम लोगों ने देख अच्छी खासी समृद्धि को जो है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक बात है। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट्स देखिए क्या क्या हो जाते हैं। कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जिनका बेनिफिट जो है एलपीजी को बिल्कुल भी नहीं मिला है। हम 1990-91 में जहां थे उस 90-91 वाले दौर में ही चल रहे हैं। कोई एक अच्छी खासी जो हमने ग्रोथ जो है उसके अंतर्गत नहीं देखी है। जैसे हम बात कर लें कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जैसे हम शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बात कर लेते हैं, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे हम कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो साथियों क्या था कि एलपीजी ने किस चीज को बढ़ावा दिया, ग्लोबल मार्केट को बढ़ावा दिया। ग्लोबल मार्केट को बढ़ावा दिया तो एसएमई कहती है जो नकदी फसलें थी, जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, उनकी तो जो है क्या होने लगी, फसल का जो उत्पादन है उसके अंदर वृद्धि होने लगी। जब स्पेसिफिक ये क्षेत्र है, मान के चलिए कि भारत के पास में पूरा पूरा इतना क्षेत्र है, और पहले तो क्या था कि इतने से क्षेत्र में जो है क्या हुआ करता था, कमर्शियल क्रॉप्स जो है वो हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ चुका है। तो ऐसे में क्या है, जो खाद्यान्न फसलें थी, जो फूड क्रॉप्स थी, इनके उत्पादन में जो है क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। जिसके कारण क्या हुआ है कि जो खाद्यान्न है, खाद्यान्नों को अंदर जो है हमने महंगाई देखी है। ठीक है, हमने बात करी शिक्षा और चिकित्सा की बात करी। चिकित्सा के अंदर जो है भारत में साथियों आज भी जीडीपी का 1.1% जो है किसके अंदर खर्च किया जाता है, केवल चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो है वो किया जाता है। जिसको अगर हम देखते हैं तो वैश्विक आधार पे अगर नीचे से हम लोग 10वीं रैंक पे आते हैं पैसा खर्च करने के मामले में। मतलब ऊपर के जितने देश हैं वो हमसे ज्यादा जो है पैसा किस चीज में खर्च करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो खर्च करते हैं। अब जब चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा पैसा इतना कम जो है खर्च किया जा रहा है, तो ऐसे में माल न्यूट्रिशन की या जो अल्प पोषण की जो समस्याएं हैं वो भारत के सामने निरंतर बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक जो अल्प पोषण वाले जो केसेस हैं वो कहां पे रजिस्टर होते हैं, भारत में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको जो है इनके मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं वो आराम से मिल जाएंगे। जैसा मैंने पढ़ाया है सेम टू सेम वैसे ही लाइन बाय लाइन आपको जो है नोट्स मैंने उसके अंदर प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन की, WTO की। थैंक यू सो मच।